Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are going to do part 3rd of the chapter Judiciary. I hope you have seen previous 2 videos and those 2 videos are completely clear to you all. I hope that. In the last video what we have discussed, basically we have discussed that in our country how we ensure the independence of our judiciary. We have understood that their procedure by which they are appointed, that is ensuring that yes, of course there will be no any problem and they will be working independently. Along with that, we have seen that their removal process is also typical, that is tough, by which the judges can be removed from their authority, right? So today we are going to discuss that tough process of removal of judges. Is it easy for the executive to remove judges easily? क्या इतना इजी है? अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को क्या पता था कि अगर हमने ना रिमूवल प्रोसेस इतनी इजी बना दी कि जुडिशरी को ना जब चाहे हमारी एग्जीक्यूटिव हटा सकती है, तो क्या होता, हमारी जुडिशरी कभी भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाती. इसीलिए हम लोगों ने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया कि रिमूवल की प्रोसेस ना थोड़ी टफ रखें. क्यों रखें? ताकि अगर हमारी एग्जीक्यूटिव है वो इसके ऊपर ना अननेसेसरी बाउंडेशन ना क्रिएट करे और अपने मतलब अपनी आर्बिट्री फॉर्म में इसको हटाए ना. सो व्हाट इज द रिमूवल प्रोसेस? लेट अस डिस्कस इट नाउ. द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. मतलब ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिमूवल भी काफी टिपिकल है, टफ है. A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proven misbehavior or incapacity. ये अब आपको ना वर्ड्स याद रखने हैं. MCQs में डायरेक्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि किस बेस पे आप हटा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को. तो अब एक ही बेस होता है. कौन सा बेस है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. इसके बेसिस पे हम रिमूव करेंगे. इसके अलावा और कोई चार्ज इनके अगेंस्ट लगेगा ही नहीं. A motion containing the charges against the judge must be approved by the special majority. अब दूसरी चीज आपको क्या रखनी है, इसको कैसे हटाया जाएगा जजेस को स्पेशल मेजोरिटी के साथ. पहले तो आपको याद रखना है कि पहले तो आपको क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि रिमूव करने के लिए बेस क्या होगा. सो द बेस विल बी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. और दूसरा क्या होगा? स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जाएगा. फाइन. सो वी आर एबल टू सी कि इनकी जो रिमूवल प्रोसेस है ना वो इजी नहीं है. और स्पेशल मेजोरिटी आई होप आपको क्लियर है. हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि वोटिंग वाले दिन टोटल मेंबर्स के हाफ तो उस दिन प्रेजेंट होने चाहिए और जितनों ने वोट डाली है उसके 2/3 मेंबर उस पर्टिकुलर चार्ज को, उस पर्टिकुलर बिल को एक्सेप्ट करते, तो इसको बोलते हैं दैट यस इट इज पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी, राइट. तो अब क्या आप लोग रीड करते हैं, यहां क्या है कि इनको हटाया कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मेजोरिटी. सो डू यू रिमेंबर व्हाट स्पेशल मेजोरिटी मींस? याद आया ना आपको? वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर्स, प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल मेजोरिटी? सो वी हैव स्टडीड दिस इन द चैप्टर ऑन इलेक्शंस. याद आया ना कि जितने टोटल मेंबर्स हैं उसके हाफ वोटिंग डे पे प्रेजेंट होंगे और जितने वोट करे उसके 2/3 मेंबर उस पर्टिकुलर बिल के फेवर में वोट करेंगे, right? So it is clear from this procedure that removal of a judge is very difficult procedure and unless there is a general consensus among members of the parliament a judge cannot be removed. मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक पार्लियामेंट के मेंबर में एक जनरल कंसेंसस नहीं होगी कि हाँ रिमूव करना है भाई, और जब तक वो मेजोरिटी के साथ पास नहीं करेंगे तब तक रिमूव नहीं किया जाएगा हमारे जजेस को, राइट? It should also be noted that while in making appointments, the executive plays a crucial role. Appointment आप लोगों ने पढ़ी थी, है ना? कोलेजियम सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको कोलेजियम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कोलेजियम सिस्टम. अब देखो क्या था, एग्जीक्यूटिव का इंटरफेयर तो होता है क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो जैसे मान लिया हमारे जजेस हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, बट हमने प्रेसिडेंट की पावर भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है. वी कॉल हिम रबर स्टैंप. तो जब प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली देयर विल बी यू कैन से अननेसेसरी कंट्रोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट वर्क करता है ना. कि जब कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट होती है ना, अपॉइंटमेंट हो, देखो अब आपको एक फैक्टर बड़े अच्छे
से समझना है, जब अपॉइंटमेंट होती है तो रोल किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। समझ आया? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? तो और प्लेड अ क्रूशियल रोल, द लेजिस्लेचर हैज द पावर ऑफ रिमूवल। अब ये चीज आपको एमसीक्यूज में पूछी जाएगी, इनमें से किसके पास रिमूवल की पावर है? रिमूवल की पावर किसके पास होती है? जो लॉ बना रहा है, लेजिस्लेचर के पास। अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव के पास। फाइन, मतलब अपॉइंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, लेकिन हटाएगा कौन? हटाएगी लेजिस्लेचर। दिस हैज एंश्योर्ड बोथ बैलेंस ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ये चेक एंड बैलेंस की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी। चेक एंड बैलेंस क्या होता है ना? बैलेंस ऑफ पावर मतलब पावर बैलेंस भी रहती है, और उसके अलावा क्या होता है? हमारी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहती है जुडिशरी की। सो फार ओनली वन केस ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केम अप फॉर कंसिडरेशन बिफोर पार्लियामेंट। अभी तक क्या आया? सिर्फ एक ही केस आया है रिमूवल के लिए जजेस के सुप्रीम कोर्ट में, जो पार्लियामेंट ने कंसीडर किया है। In that case, though the motion got 2/3 majority, it did not have the support of majority of the total strength of the house, and therefore the judge was not removed. मतलब क्या था कि उस दिन क्या हुआ था कि मेंबर जितने थे ना, उन्होंने 2/3 मेजोरिटी से तो पास किया, लेकिन क्या था? It did not have the support of the majority. मतलब टोटल मेंबर्स की तो मेजोरिटी, जितने प्रेजेंट है उसके 2/3, राइट? तो ये क्या हुआ कि जितने प्रेजेंट थे वो तो 2/3 से इसको पास करना चाह रहे थे, बट टोटल की मेजोरिटी उसको नहीं मिली, तो मतलब ये वाला पास नहीं हुआ और जज को रिमूव नहीं किया गया। समझ आया? अब देखो अनसक्सेसफुल अभी अटेम्प्ट हुआ कब था, किसको हटाया गया था? लेट अस डिस्कस इट। आई होप रिमूवल प्रोसेस आपको समझ आई। क्या क्या चीजें इसमें मैंडेटरी हैं जो आपके माइंड में फिट होनी चाहिए? एक तो क्या है कि अगर जज को रिमूव करना है तो उसका बेस क्या होगा? दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। दूसरा, रिमूवल के लिए जो एक टाइप से जो मेथड है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है जितने टोटल मेंबर्स हैं उसके मेजोरिटी वाले प्रेजेंट होने चाहिए, और जितनों ने वोट की है उसके 2/3 उस पर्टिकुलर बिल के फेवर में वोट करेंगे। यह होता है आपकी स्पेशल मेजोरिटी, राइट? उसके अलावा आप याद रखोगे अपॉइंटमेंट में क्रूशियल रोल होता है हमारी एग्जीक्यूटिव का, जबकि रिमूवल में रोल किसका होता है? हमारी लेजिस्लेचर का। फाइन, अभी तक सिर्फ एक बार रिमूव करने की कोशिश की है, बट उसको भी कंप्लीटली कंसिडरेशन नहीं मिली, कंप्लीटली सपोर्ट नहीं मिला, इसीलिए क्या हो गया? उस जज को हटाया नहीं गया। तो वो कौन थे वो जज जिनको हटाना था बट हटाया नहीं गया था? अनसक्सेसफुल। और देखो, अगर आप लोगों ने रिसेंटली भी थोड़े दिन पहले दीपक मिश्रा के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, दीपक मिश्रा ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री, उनके रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं ये चार्जेस लाने की बात, इंपीचमेंट प्रोसेस लगाने की बात चल रही थी, बट उससे पहले ही क्या उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, मतलब वो इंपीचमेंट प्रोसेस उनके अगेंस्ट नहीं लगा। अब देखो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू रिमूव ऑफ अ जज। अब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कब हुआ? In 1991, the first ever motion to remove a Supreme Court justice was signed by 108 member of the Parliament. देखो क्या हुआ कि मोशन लाने के लिए भी ना पहले कुछ मेंबर्स लिख के देते हैं कि हम इतने क्या करेंगे। उसमें देखो वैसे क्या होता है, लोकसभा के एटलीस्ट 100 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के एटलीस्ट 50 मेंबर्स होते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर बिल को इनिशिएट करना चाहते हैं, इस टाइप के बिल को। तो अब देखो क्या है, इस टाइप के मोशन को भी। तो अब देखो 1991 में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, जज को हटाने के लिए क्या था कि साइन किया 108 मेंबर्स ने पार्लियामेंट के। उसके अलावा क्या होता है, जस्टिस वी रामास्वामी ड्यूरिंग दिस टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वाज एक्यूज्ड ऑफ मिस एप्रोप्रिएटिंग फंड्स। क्यों हुआ था? देखो यहां आप लोगों ने क्या पढ़ा, इनकैपेसिटी और प्रूवन मिसबिहेवियर, ये दो हैं, है ना। और उनके ऊपर जो चार्ज क्या लगा हुआ था, उनके ऊपर चार्ज था कि उन्होंने मिस एप्रोप्रिएट किया है फंड्स को। और वो कौन थे? वी रामास्वामी, जो जब उनका टाइम पीरियड था ना हरियाणा और पंजाब के जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो वहां पे क्या थे, उनके ऊपर एक्यूज, मतलब उनके ऊपर एक टाइप से ये वाला चार्ज लगा था, एक्यूज थे वो किसके रिगार्डिंग, मिस एप्रोप्रिएटिंग फंड्स। फिर क्या हुआ, इन 1992 अ ईयर आफ्टर पार्लियामेंट हैड स्टार्टेड द रिमूवल प्रोसीडिंग, a high profile inquiry commission consisting of judges of the Supreme Court found Justice V Ramaswamy guilty of willful and gross misuse of office। मतलब देखो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो गया ना एक टाइप से, है ना। मतलब क्या कर दिया आपने, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ड्यूटी दी वो फुलफिल नहीं की, कोई और ही कर दिया, उन ड्यूटीज को इलीगल वे में यूज कर दिया,
राइट। तो अब क्या हुआ कि फाइनली, और देखो हटाने की प्रोसेस ऐसे नहीं कि जब मन चाहा पार्लियामेंट लेके आए हटा दिया, नो। अब देखो फिर क्या हुआ कि जब वो आया उसके रिगार्डिंग, जब लोगों ने बोला, पार्लियामेंट के मेंबर्स ने बोला कि यस, उन्होंने बुला लिया कि यस, इस टाइप का ना एक टाइप से हमारा जो मोशन है वो प्रेजेंट होना चाहिए रिमूवल के रिगार्डिंग। फिर क्या हुआ 1992 में, ईयर आफ्टर पार्लियामेंट हैज स्टार्टेड द रिमूवल प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट ने एक साल के बाद रिमूवल प्रोसेस शुरू की। उसमें क्या हुआ, आ हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन, मतलब एक बहुत हाई लेवल की इंक्वायरी कमीशन बनाई गई। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं होता कि जब मन मर्जी किया उठाया और बाहर निकाल दिया, दैट्स टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉट देयर। तो क्या है कि रिमूवल से पहले ना सारी चीजें चेक होती हैं। तो अब कंप्लीटली सिचुएशन को कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक करने के लिए क्या किया, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, और जिसके मेंबर्स कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, राइट। मतलब उस हाई इंक्वायरी जो प्रोफाइल थी उसमें फिर क्या फाइंड आउट किया गया, उसमें फाइंड आउट किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे वी रामास्वामी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जिसके अगेंस्ट में एलिगेशंस लग रही हैं, जिनके अगेंस्ट में मोशन आना है, वी रामास्वामी, ही वॉज गिल्टी, मतलब वो एक टाइप से दोषी हैं, और विलफुल एंड ग्रॉस मिसयूज ऑफ ऑफिस, मतलब उन्होंने अपने ऑफिस को मिसयूज किया, इलीगल वे में अपने ड्यूटीज को कहीं ना कहीं एक्सपेंड किया। सो एंड moral turpitude by using public funds for private purposes and reckless disregard of statutory rules, मतलब उन्होंने ना सिर्फ क्या किया कि जो, अब देखो प्रॉपर्टी है, अगर वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो इट शुड बी ऑफ गवर्नमेंट ओनली ना, व्हाई शुड वी यूज इट इन आवर इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। तो मतलब वो एक तो क्या कर रहे हैं, वो क्या किया उन्होंने, एक तो मिस यूज किया ऑफिस का, उसके अलावा जो यू कैन से पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको क्या किया, एज आ प्राइवेट पर्पस यूज करना शुरू कर दिया, मतलब अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, राइट। और ये कब किया उन्होंने जब किया वाइल सर्विंग एज द चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। फिर क्या हुआ, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग इंडिक्टमेंट रामास्वामी सर्वाइव्ड द पार्लियामेंट मोशन रिकमेंडिंग रिमूवल। अब देखो फिर क्या है, द मोशन रिकमेंडिंग हिज रिमूवल गॉट द रिक्वायर्ड 2/3 majority among the members who were present and voting, but the Congress party abstained from voting in the House. Therefore, the motion could not get the support of 1/2 of the total strength of the House. जो आपने अभी ऊपर पढ़ा, ऊपर आपने क्या पढ़ा कि हमारी कंट्री में ऐसा सिस्टम है कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब आपने क्या पढ़ा था, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब आपने पढ़ा था कि जितने टोटल मेंबर्स हैं उसके आधे से ज्यादा तो एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, और जितनों ने वोट की उसके 2/3 मेंबर्स क्या होने चाहिए, उसके फेवर में होने चाहिए, उस मोशन को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या वो 2/3 वाला कंसेप्ट तो पूरा हो रहा है, जितने मेंबर्स थे प्रेजेंट थे उन्होंने तो 2/3 ने फेवर में वोट कर दी उस मोशन के। बट क्या हुआ, जितने टोटल मेंबर्स थे हमारी लोकसभा राज्यसभा के, उसके आधे मेंबर प्रेजेंट नहीं थे। तो अगर आधे मेंबर प्रेजेंट नहीं थे तो क्या हुआ, जो हम लोगों ने बोला था ना कि पार्लियामेंट के हाफ मेंबर एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए, मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई। और जब वो वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, सो हाउ कैन वी रिमूव, राइट। तो ये चीजें देखो कहीं ना कहीं, अगर मान लिया वो पर्सन गिल्टी थे तो ऑल्दो वी कैन से दैट देयर वाज समथिंग नेगेटिव इन दैट, कि उनको हटा देना चाहिए था। बट अगर मान लिया वो गिल्टी नहीं है, कोई पर्सन गिल्टी नहीं है, बट इवन देन जस्ट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट ओनली द एग्जीक्यूटिव इज ट्राइंग टू मेक अ कंट्रोल, तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ना। And that's why we have made the removal process of judges that typical, that not typical, but in sense you can say it is hard to remove, it is not easy to remove them. ऐसी प्रोसेस हम लोगों ने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि एग्जीक्यूटिव्स को एज अ टॉय यूज ना करे, और वो जब मन चाहे जब जिसको चाहे बाहर निकाल दे, उस टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखो अगर आप लोगों को ऊपर वाली जो 3 पार्ट्स, बेसिकली जो 3rd पार्ट तक हम लोग कर रहे हैं आज, अगर आपको वो क्लियर है तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट आपसे पूछा गया है, व्हाई इज इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुई तो क्या वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेगी, और अगर इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं हो रहे तो क्या वो डिसीजन एक टाइप से न्यूट्रल होंगे, क्या वो पॉलिटिक्स से कहीं वो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम राइज करवा दें। मतलब
प्रॉब्लमाइज इन द सेंस कि अगर गवर्नमेंट उनकी बातों को नहीं मान रही है तो क्या करेंगे, अगर मान लिया उनकी इंडिपेंडेंस ना हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने मनमर्जी तरीके से उनको तो हटा देगी, राइट। तो इसीलिए उनकी इंडिपेंडेंस जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज दे आर द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। दे आर हैविंग द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो गवर्नमेंट के इन प्रेशर में वर्क करेंगे तो कैसे एक टाइप से ऐसी इंटरप्रिटेशन देंगे जो कंप्लीटली सही है, कैसे वो वाली सिचुएशन देंगे, कैसे वो वाली वर्डिक्ट्स देंगे जो हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, राइट। तो अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करके रखना, तो यस दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड इज, डू यू थिंक दैट एग्जीक्यूटिव शुड हैव द पावर टू अपॉइंट जजेस? क्या आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर होनी चाहिए जजेस को अपॉइंट करने की? हालांकि देखो पावर है ना, प्राइम प्रेसिडेंट के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया, और प्रेसिडेंट मतलब कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी कंट्रीब्यूशन है। बट इवन देन हम लोगों ने फिर क्या किया था, कोलेजियम सिस्टम पढ़ा था, है ना, कि जब भी अपॉइंटमेंट होगी तो सीजेआई प्लस 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो क्या करेंगे, दे विल बी गिविंग देयर एडवाइस, राइट। तो अगर सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास पावर होगी तो हमारी जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वे से डिसीजन नहीं लेगी, कहीं ना कहीं वो चीजें उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगी कि इस पर्सन ने मेरे को अपॉइंट किया था, राइट, और इस पर्सन ने मेरे को अपॉइंट किया तो आई शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट हिम। और ऐसा करके कहीं ना कहीं अगर मान लिया एग्जीक्यूटिव क्या बोलेंगे कि हमने तो आपकी अपॉइंटमेंट कराई थी और अब आप हमारे फेवर में डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो मतलब अगर कंप्लीटली एग्जीक्यूटिव पे डिसीजन छोड़ दिया जाए तो इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द कंट्री, इट कैन क्रिएट हर्डल इन द डेवलपमेंट, इट कैन क्रिएट हर्डल इन द जजमेंट्स ऑफ द जुडिशरी, है ना, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल यू कैन से फॉर द रिडक्शन ऑफ ट्रस्ट that we are having over our judiciary, right? I hope till here it is clear to all of you. Ab third, if you were asked to make suggestions for changing the procedure of appointing judges, what changes would you suggest? कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या करना चाहिए हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप क्या सजेशन दे सकते हो? देखो वो वाला सिस्टम, कोलेजियम सिस्टम प्लस जो हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट, क्योंकि देखो वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, तो दैट्स वाई देयर शुड बी his or her responsibility to appoint the high officials of our country, right? But अगर वो completely executive के part पे होगी तो it is not fine, right? इसीलिए क्या है, वो collegium system के साथ अगर proper तरीके से work करे, है ना, although we have set everything, हमने qualifications रखी हुई हैं, accountability ensure की हुई है, हमने वो सारे के सारे methods ensure किए जिससे उसकी independence maintain रहेगी, right? But even then क्या होना चाहिए, जो collegium system है that should work properly with the coordination of president of our country, right? और president के ऊपर ना जो एक टाइप से excessive council of minister का control होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा stop होना चाहिए, so that they can take decisions with their conscience also, right? Because they, if he or she is sitting on that highest authority of the country, it means they are having that much thinking capacity, right? So there should be stoppage you can say of that much excessive control of council of minister over the decisions of our president, right? ये changes हो सकते हैं। अब देखो, अब रीड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आवर जुडिशरी, हमारी कंट्री में जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब देखो, सबसे पहले आप याद रखना कि हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो क्या है, सिंगल इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम, राइट। जो और ये वाला कंसेप्ट हम लोगों ने कहां से लिया है, ये वाला कंसेप्ट हमारे लोगों का कहाँ है बेसिकली, कि जो एक डिसीजन होगा ना वो सारे के सारे डिसीजंस में एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन ले लिया वो कहीं ना कहीं वो सारे का सारे डिसीजन इंप्लीमेंट होते हुए चलता है। ब्रिटेन से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। अब देखो क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जिसमें यही सिस्टम की एक चेन होती है एक टाइप से। देखो सुप्रीम कोर्ट आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, है ना। तो एक चेन चल रही है ना, ऊपर से एक हायरार्किकल सिस्टम चल रहा है, मतलब ये सुप्रीम अथॉरिटी पे है, ये लोअर उससे लोअर अथॉरिटी पे, ये उससे लोअर पे और ये उससे लोअर पे। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम है स्ट्रक्चर्ड वे में, सिंगल इंटीग्रेटेड, मतलब ऑल्दो दे आर हैविंग ऑटोनॉमी इन देयर एरियाज बट इवन देन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है ना, कि ऑल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये सिस्टम है हमारी कंट्री में जुडिशरी के रिगार्डिंग। This means that unlike some other federal countries of the world, India does not have separate states courts. हमारे यहाँ क्या है कि देखो और कंट्रीज की तरीके से क्या है, जैसे फेडरल कोर्ट्स होते हैं,
है ना, मतलब एक फेडरल कोर्ट होगा, एक क्या होगा, सेपरेट स्टेट कोर्ट्स होंगे। हमारी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट्स के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, 2 स्टेट्स का एक भी हो सकता है, जैसे हरियाणा पंजाब का एक चंडीगढ़ सिर्फ, है ना। द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज पिरामिडल विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। अब देखो पिरामिड की स्ट्रक्चर, है ना, मतलब ऑल दो यहाँ पे पिरामिड नहीं बना, बट देखो पिरामिड की स्ट्रक्चर, उसमें क्या होगा, कोई ना कोई टॉप पे होगा और कोई ना कोई बॉटम पे भी होगा। तो हमारी कंट्री की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो क्या है, हमारी कंट्री की जो स्ट्रक्चर है वो ये बताती कि हमारी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है उसमें सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, टॉप पर है, राइट। तो यहां तक आपको क्या समझ आया, यहां तक आप लोगों को समझ आया हमारी कंट्री का सिस्टम, राइट। तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग क्या कि हमारी कंट्री में हाई कोर्ट्स बिलो दैम, सबसे पहले कौन से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, राइट। उसके बाद कौन से होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं एंड सबऑर्डिनेट, राइट। तो ये सारा सिस्टम होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो ये सिस्टम हम लोगों ने क्यों अडॉप्ट किया है, ये सिस्टम ना हम लोगों ने इसलिए अडॉप्ट किया है ताकि हमारी कंट्री का जो सिस्टम हो प्रॉपरली वर्क कर सके। अब देखो आपके स्कूल्स में भी तो सिस्टम होता है ना, क्या सिस्टम होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लास मॉनिटर के पास होंगी, राइट, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लास टीचर के पास होती है, राइट, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंट्री में किसके पास होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंट्री में होती है, सॉरी आपके स्कूल में होते हैं, आपकी प्रिंसिपल्स के पास, हायर अथॉरिटी के पास, मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सारी चीजें होती है अगर आपके स्कूल्स में, तो उनके पास होती हैं, राइट। तो अगर आप स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो प्रिंसिपल कैन बी द हाईएस्ट अथॉरिटी, है ना, दूसरे वाले मैनेजमेंट वाले एरिया में चले जाते हैं। तो अब देखो क्या है, वहां से जो डायरेक्शंस आती हैं प्रिंसिपल ऑफिस से जो डायरेक्शन आएंगी, योर टीचर्स विल बी गिविंग इट टू यू, है ना, मतलब वो यूनिफॉर्म वे में इंप्लीमेंट होंगे ना। ऐसा होता है ना कि मान लिया स्कूल के लिए रूल बना दैट आई कार्ड इज कंपलसरी फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ऐसा तो नहीं होगा ना वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए होगा, एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होगा। तो सेम सिस्टम यहीं पर होता है, जैसे वो पूरे स्कूल के लिए होता है यहाँ भी वही होगा। जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस वगैरह लेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइप से डायरेक्शंस दी है, वो सारी के सारे कोर्ट्स में इंप्लीमेंट होती हैं। इसी को कंसीडर किया जाता है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। जिस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा उसी बेसिस पे हाई कोर्ट भी देगा, राइट। अब देखो द स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी इन इंडिया इज पिरामिडल, ये समझ आया। टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर पे फिर हाई कोर्ट है, फिर बिलो कोर्ट्स है, मतलब डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट। अब उसके बाद द लोअर कोर्ट्स फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ हायर कोर्ट्स। जो लोअर कोर्ट होते हैं ना, तो दोनों के दोनों इनके डायरेक्शंस में वर्क करेंगे, राइट। अब देखो आपको स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, यहां से ये एरो यहां से यहां तक पहुंचे हुए, यहां से यहां तक पहुंचे हुए, यू आर एबल टू सी स्ट्रक्चर आई थिंक। अब सबसे पहले देखो सुप्रीम कोर्ट। अब देखो यूनिफॉर्म सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्यों बोला, अगर आप सुप्रीम कोर्ट रीड करते हो, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, मतलब डिसीजन बाइंडिंग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई वो डिसीजन मानने पड़ेंगे सबको। उसके अलावा कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, और ये क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस के जो हाई कोर्ट में जजेस है ना उनका ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब पंजाब वालों को कहां भेज सकते हैं, पंजाब वालों को छत्तीसगढ़ में भेज सकते हैं, छत्तीसगढ़ वालों को झारखंड में भेज सकते हैं, तो मतलब ट्रांसफर हो सकता है। उसके अलावा कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ। आप लोगों को याद आ रहा है जब आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, याद आ रहा है, उसमें आप लोगों ने आर्टिकल 32 पढ़ा था, और आर्टिकल 32 में आपने 5 टाइप की रिट्स पढ़ी थी, है ना। उसमें आपने कर्टियोररी वगैरह भी पढ़ा होगा, राइट। तो उसमें क्या था, कर्टियोररी में क्या पढ़ा था कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो जो क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं ना, जो केस उनके यहाँ चल रहा है, उसमें कुछ ऐसा कंसर्निंग पॉइंट है जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उनको डिस्कस करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, किसी भी कोर्ट से ऐसे केसेस को मंगवाएगा और खुद उसकी चेकिंग कर सकता है, खुद उसकी हियरिंग कर सकता है। दिस इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, राइट। उसके अलावा कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, मतलब अगर कई बार क्या हो सकता है, कई बार बर्डन ज्यादा हो सकता है जुडिशरी के पास, तो एक हाई कोर्ट का केस दूसरे हाई कोर्ट के पास भेज सकता है। ये सारे टास्क हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अब सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होगा, और देखो सुप्रीम लिखा है या फिर हायर लिखा है, आई एम नॉट सेइंग हाई, हायर कोर्ट, तो आप क्या कंसिडर करोगे, इट इज सुप्रीम कोर्ट ओनली, राइट। अब देखो हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, इनसे अपील सुनेगा,
अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो इनकी अपील सुन लेगा। कैन इश्यू रिट्स फॉर रीस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 32 दैट इज रिलेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 ऑफ आवर कंट्री वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ और किसके एस्पेक्ट में, हाई कोर्ट्स के एस्पेक्ट्स में, राइट मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो अंडर 226 आर्टिकल, राइट। उसके अलावा कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का, देखो स्टेट लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, तो जो स्टेट से रिलेटेड जो मैटर्स होंगे, जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन वाले हैं, उन सारे के सारे केसेस को डील कर सकता है। उसके अलावा एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर लोअर कोर्ट्स, जो इससे नीचे वाले कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट्स कोर्ट है, तो उनके ऊपर एज अ सुपरिटेंडेंस वर्क करता है, उनकी सारी की सारी फंक्शंस को चेक करता है। समझ आया? ये किसका कंट्रोल हो गया, हमारे हाई कोर्ट की फंक्शनिंग हो गई। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब ये क्या करते हैं, आप देखो जो छोटे मोटे लेवल्स मतलब छोटे लेवल के केसेस होते हैं, पहले तो आप यही एक टाइप से जाना पसंद करते हो, राइट। तो अब देखो डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में अराइज हो रहे हैं, राइट। कंसीडर अपील ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट भी ये सुनेगा। देखो चेंज चली हुई है ना, इसके अगेंस्ट ये सुनेगा, इसके अगेंस्ट ये वाला सुनेगा और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। समझ आया? तो मतलब ये क्या कर सकता है, जो कंसिडरेशन चल रही है अपील के रिगार्डिंग, जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन लिया उसको भी क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है, राइट। उसके अलावा डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस मतलब जिसने क्राइम किया, क्रिमिनल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग केसेस है उनको डिसाइड भी करता है। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबऑर्डिनेट जो लोअर कोर्ट आप कंसीडर करके चल सकते हो, ये क्या है, कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर। अब ये सिविल और क्रिमिनल आप लोगों ने सुना होगा, दीवानी फौजदारी केसेस होते हैं, है ना। तो क्रिमिनल केसेस जो क्रिमिनल अफेयर से रिलेटेड होते हैं, सिविल जो सिटीजन से रिलेटेड हो गए, वो सारे कॉमन राइट्स स्टार्टिंग में आप यहीं जाते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, वो सारे के सारे केसेस को आप यहां लेकर जाते हो। जब आपके स्मॉल मान लिया कोई, जैसे मान लिया प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस हो गया, है ना, जैसे मैरिज और ये वाले सारे राइट्स हो गए, तो वो सारे केसेस स्टार्टिंग में तो यहीं जाएंगे ना भाई, आपका एरिया में वही कोर्ट है, तो आपके रिगार्डिंग जो हियरिंग होगी वो यहीं होती है, फाइन। तो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आई होप पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हमारी जुडिशरी की कंप्लीटली क्लियर है आपको सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्लियर है, हाई कोर्ट के क्या क्या मतलब पावर्स कंसीडर आप इन सारे पॉइंट्स को कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या क्या कर सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कैसे फंक्शन करता है। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बट इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, राइट। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है वैसे, कि आपका क्राइटेरिया कहां तक है, आप कहां तक डिसीजंस ले सकते हो वो। तो अब हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मतलब उसकी बाउंड्रीज कहां कहां तक है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एज वेल एंड लर्न एवरीथिंग, राइट। Try to understand. If you will be able to understand, you will be able to recall it easily, you will be able to learn it easily. Okay, firstly try to understand each and everything so that you can understand it properly. So we will meet in next video. Till then keep learning and stay connected. Thank you, thanks a lot.